और चलिए इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, मुंबई के गोरेगांव में आग का तांडव फैल गया था। 7 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी थी, 6 की मौत हुई है। इसमें हादसे में 39 लोग घायल हैं, 2 की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि आग लगने की जो वजह थी उसको लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है। गोरेगांव की वारदात है जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। 7 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी थी और यहाँ पर हादसे में बताया जा रहा है कि 40 से ज्यादा लोग घायल, 2 की हालत अब भी गंभीर, 6 की मौत। बड़ा आंकड़ा, 7 मंजिला बिल्डिंग थी जिसमें आग का तांडव। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। किस वजह से आग लगी थी इसको लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है, लेकिन 7 लोगों की मौत। ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, 7 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी थी, 7 लोगों की मौत हो गई है, 40 लोग यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। इलाज के लिए उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, लेकिन 2 की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है। तो देखिए वही बिल्डिंग, 7 मंजिला बिल्डिंग थी जिसमें ये आग लगी। आग की ऊंची लपटें यहां पर उड़ती हुई नजर आ रही थी, काले धुएं का गुब्बार था। 7 लोगों की मौत इसमें हो गई है, 40 लोग घायल हुए हैं और 2 की हालत अब भी गंभीर है, नजदीकी अस्पताल में भर्ती है। लेकिन आग किस वजह से लगी है उसको लेकर लगातार पड़ताल भी यहां पर की जा रही है। तो गोरेगांव में यह आग का तांडव देखने को मिला था। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया था। देखिए आग की लपटें कितनी ऊंची हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। 7 मंजिला बिल्डिंग थी जहां पर यह आग लगी है, 7 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में बताया जा रहा है कि 40 लोग घायल हो गए। और देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक मुंबई की तस्वीर, दूसरी कानपुर की। तो दोनों ही जगह यहां पर आग का कहर देखने को मिला है। देखिए मुंबई में ये आग की लपटों का कहर, 7 मंजिला बिल्डिंग ने आग पकड़ ली थी। वहीं कानपुर की तस्वीर देखिए, यहां पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बिल्डिंग ने आग पकड़ ली है। और देखिए पुलिस की टीम वहां पर तैनात है, लगातार आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है। लेकिन देखिए बिल्डिंग ने किस तरीके से आग यहां पर पकड़ ली है, अफरा तफरी का माहौल है। और आप देखिए कितना काला धुएं का गुब्बार आसमान में देखा जा सकता है। तो कपड़ा फैक्ट्री थी जिसमें आग लगी है, कानपुर की तस्वीरें। एक तरफ मुंबई की तस्वीरें हैं, 7 मंजिला इमारत थी जहां पर यह आग लगी। और चलिए अब आपको लिए चलेंगे न्यूज रूम, जहां पर मेरे सहयोगी राजेंद्र देव और दीपा मौजूद हैं, जो कि 60 सेकंड में आपको खबरें दिखाएंगे। जल्द ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है और इन्हीं चुनावी राज्यों से जुड़े ऑब्जर्वर्स आज चुनाव पर मंथन करेंगे। केंद्र चुनाव आयोग 5 चुनावी राज्यों का दौरा कर चुका है। इन सभी राज्यों के डीएम, एसपी समेत जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है। आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को अंतिम रूप देने के मकसद से निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में इन राज्यों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके मंथन करेगा। बैठक में चुनाव के दौरान सुरक्षा, चुनावी खर्च और मैदान में उतरे उम्मीदवारों, उनके समर्थकों, चुनाव प्रबंधकों की ओर से अपनाई जाने वाली सभी संभावित परिस्थितियों से निपटने के लिए कारगर उपायों पर विचार रणनीति बनाएगा। इस बैठक को चुनाव आयोग की अंतिम तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले सप्ताह की शुरुआत में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम समेत 5 राज्यों में नवंबर के महीने में चुनाव होने हैं। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें से एक है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश बीजेपी में टिकटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। वहां पर नेता सड़क पर उतरकर केंद्रीय मंत्रियों का घेराव कर रहे हैं। टिकट कटने की नाराजगी कहे या बगावती सुर, लेकिन एमपी में इन दिनों बीजेपी नेताओं के बीच कलह की स्थिति बनी हुई है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के श्योपुर की है, जहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर को गाड़ी से उतरने से पहले ही उनके काफिले को घेरकर नारेबाजी शुरू कर दी। कार्यकर्ताओं की भीड़ ने मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को करीब 20 मिनट तक रोके रखा। बीजेपी कार्यकर्ता दुर्गालाल विजय की बजाय बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य महावीर सिंह को टिकट दिए जाने की मांग कर रहे थे। वो मामला हमारा आंतरिक मामला है, हम लोग संबंधित लोगों से बातचीत करेंगे।
मतलब साफ है कि एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी आंतरिक कलह के दौर से गुजर रही है। अब चुनाव पर इसका कितना असर होगा, ये तस्वीरें भी आने वाले दिनों में साफ हो जाएगी। कांग्रेस के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों ही राज्य कितने महत्वपूर्ण हैं, इसका अंदाजा आप कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के ताबड़तोड़ दौरों से लगा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, बस तारीखों का ऐलान बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर खरगे, राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री लगातार चुनावी दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा दूसरी बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। प्रियंका कांकेर जिले में नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन में शामिल होगी। कार्यक्रम के 866 करोड़ रुपए के 518 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी कार्यक्रम के मंच से वोटरों को साधने में लगी कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी की आज की सभा को उत्तर बस्तर के इलाके के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। 15 दिन में प्रियंका दूसरी बार आज छत्तीसगढ़ में होंगी। गुरुवार को एमपी के धार में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मोदी जी यहाँ आते हैं, आजकल तो शिवराज जी का नाम लेने से भी शर्म कर रहे हैं, उनका नाम ही नहीं लेते, कहते मुझे वोट दो, और वो तो आपके सीएम बनने वाली नहीं है। और इधर आतंकियों और खालिस्तानियों के खात्मे की योजना बनाने के लिए एनआईए ने 2 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे इकोसिस्टम को खत्म करने पर जोर दिया। गुरुवार को दिल्ली में एनआईए द्वारा आयोजित 2 दिवसीय तीसरे आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इस दौरान शाह ने आतंकवाद को जड़ से खत्म करने पर जोर दिया। शाह ने कहा है कि एनआईए, एटीएस और एसटीएफ जांच तक ही सीमित न रहे, बल्कि उन्हें लीक से हटकर सोचना चाहिए। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए नए कदम उठाने चाहिए। आतंक के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के देशों से लेकर देश के अलग अलग राज्यों को शामिल करने की जरूरत है। इसके लिए हमें पूरी सरकार और टीम इंडिया की भावना के साथ काम करना चाहिए। शाह के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में 70% की गिरावट आई है। वहाँ पिछले 9 सालों की तुलना में आतंकवाद की घटनाओं में करीब 70% तक की कमी आई है। नागरिकों की मौत के मामले में 81% और सुरक्षा कर्मियों की मौत 48% तक कम हो गई है। आज सुबह 10:30 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में शाह सुरक्षा एजेंसियों के साथ वामपंथी उग्रवाद पर भी एक समीक्षा बैठक करेंगे। दिल्ली में टीएमसी के हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ साथ अब ईडी भी एक्शन में दिखाई दे रही है। अभिषेक बनर्जी के लिए नया समन जारी कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ टीएमसी ने कोलकाता से दिल्ली तक केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पश्चिम बंगाल से आए टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर बवाल काटा, तो वहीं इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे टीएमसी महासचिव और ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी पर शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। अब टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी को दोबारा ईडी के सामने हाजिर होने के लिए रखा गया है। भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने इस बार समन भेजकर अभिषेक के पूरे परिवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने सबसे पहले आज अभिषेक के पिता अमित बैनर्जी को पेश होने के लिए कहा है, जबकि मां लता बैनर्जी को 7 अक्टूबर और पत्नी रुजिरा को 9 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा गया है। ईडी ने अभिषेक बैनर्जी को 11 अक्टूबर को पूछताछ के लिए तलब किया है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में अनियमितताओं के आरोपों की जांच के सिलसिले में 3 अक्टूबर को ईडी के सामने पेश होने के लिए समन जारी किया गया है। लेकिन मनरेगा के भुगतान के लिए दिल्ली में पार्टी के विरोध प्रदर्शन की वजह से अभिषेक ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। इससे पहले 13 सितंबर को सॉल्ट लेक में ईडी कार्यालय में अभिषेक से 9 घंटे तक लंबी पूछताछ की गई थी। इधर पंजाब की सरकार में मंत्री रह चुके मनप्रीत सिंह को पकड़ने के लिए विजिलेंस की टीम लगातार रेड कर रही है, मगर उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा। पंजाब के पूर्व मंत्री मनप्रीत सिंह कहां हैं? विजिलेंस टीम पिछले कई दिनों से उनकी तलाश कर रही है, मगर मनप्रीत सिंह विजिलेंस की पहुंच से अभी भी दूर है। गुरुवार को विजिलेंस टीम मनप्रीत की तलाश के लिए उनके रिश्तेदार के यहाँ रेड डालने पहुंची थी, मगर विजिलेंस की रेड की भनक पहले ही लग चुकी थी। मनप्रीत के रिश्तेदारों के यहाँ वकील मौजूद थे। वकीलों ने विजिलेंस से सर्च वारंट मांगा, मगर विजिलेंस के पास सर्च वारंट नहीं था, जिस वजह से विजिलेंस टीम को बेरंग लौटना पड़ा। तो दिस इज अ प्राइवेट हाउस है, मनप्रीत बादल दा हाउस नहीं है। सर्च वारंट था, सर्च एंड सीजर ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ, ਐਸ ਪਰ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, प्रोसीजर फॉलो कर लें, वी हैव नो ऑब्जेक्शन। ये निर्माणाधीन घर मनप्रीत सिंह के रिश्तेदार जयजीत सिंह का है। विजिलेंस को लगा कि उसे यहाँ से कोई सुराग मिल सकता है। घोटाले में केस दर्ज होने के बाद 12 दिनों से मनप्रीत सिंह का सुराग नहीं है।
देखना होगा कि वो कब विजिलेंस के शिकंजे में आते हैं। तो आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ हो सकते हैं मनप्रीत बादल? हमारे को यहाँ इन्फॉर्मेशन थी जी, कोर्ट में हमारे पास उनका लीगली अरेस्ट वारंट है। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार धुआंधार चल रहा है। नेता मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। खुद मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें उज्जैन की है। यहाँ महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना के दूसरे चरण का काम पूरा हो गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन किया। योजना के दूसरे चरण में 242 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। स्मार्ट सिटी योजना के तहत कई काम पूरे हुए हैं, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए कई सुविधाएं शामिल हैं। महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना के पहले चरण का पीएम मोदी ने 2022 में उद्घाटन किया था। अब दूसरे चरण का काम पूरा हो गया है और पूरा परिसर एकदम अलग नजर आ रहा है। इसके जरिए नीलकंठ क्षेत्र में विकास किए गए हैं, जबकि मंदिर परिसर में शक्ति पथ, अन्य क्षेत्र, महाराजवाड़ा परिसर, रुद्र सागर का विकास किया गया है। इसी तरह सबसे महत्वपूर्ण महाकालेश्वर शिखर दर्शन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, ताकि मंदिर आने वाले भक्तों को शिखर दर्शन भी हो सके। ब्रेक के बाद स्वागत है। नमस्ते भारत देख रहे हैं आप। आपको दिखाएंगे 3 मिनट में 30 खबरें। मुंबई के गोरेगांव में 7 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। हादसे में झुलसे 14 लोग, 31 लोगों को किया गया रेस्क्यू। बिहार के लखीसराय में सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। तमिलनाडु में सविता यूनिवर्सिटी के चांसलर के घर पर आईटी की छापेमारी। यूपी के संभल में मदरसे में छात्र पर हमला। गाजियाबाद में एक शख्स ने तलवार से किया लड़की पर हमला। चुनावी राज्य राजस्थान के उदयपुर में हवाला से जुड़ा 1 करोड़ 40 लाख कैश बरामद। हैदराबाद पुलिस ने जब्त किया हवाला के 35.5 लाख रुपए, 2 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। पंजाब के मोगा में कपड़ा व्यापारी से फिरौती मांगने पहुंचे 3 बदमाश, 2 गिरफ्तार। ऑनलाइन गेमिंग ऐप का बॉलीवुड कनेक्शन रणवीर कपूर समेत कॉमेडियन कपिल शर्मा, अभिनेत्री हुमा कुरैशी और हिना खान को ईडी ने तलब किया। बादल फटने से दार्जिलिंग में बड़ी तबाही। तीस्ता नदी की पानी की वजह से बाजार में हुई तबाही। बाढ़ प्रभावित इलाके में फंसे लोगों का रेस्क्यू। राहत शिविरों में लग रहे सैकड़ों लोग। तीस्ता बाजार के पास 250 लोगों की पूरी बस्ती नदी में समाई। एबीपी न्यूज पर छलका आपदा प्रभावितों का दर्द। बेघर लोगों को राहत कैंप में किया गया शिफ्ट। सरकार की तरफ से प्रभावितों को मुहैया करवाई गई राहत सामग्री। बाढ़ राहत कैंप पहुंचा एबीपी न्यूज सांसद राजू बिस्टा ने बातचीत के दौरान कहा केंद्र के साथ मिलकर करेगी काम। आपदा की वजह से सिक्किम जाने वाला मुख्य मार्ग तबाह। 4 घंटे के सफर में अब लग रहे 12 घंटे। दार्जिलिंग में तीस्ता नदी के किनारे नजर आया तबाही का मंजर। दार्जिलिंग में अभी भी उफान मारकर बह रही तीस्ता नदी। नदी किनारों पर अलर्ट जारी। तीस्ता बाजार में हुई सबसे ज्यादा तबाही। मुख्य बाजार में पानी के साथ बहकर आया मलबा। सिक्किम में सभी स्कूल कॉलेज 15 अक्टूबर तक बंद। सिक्किम में आई बाढ़ में फंसे 3000 पर्यटक। लाचेन और लाचुंग में फंसे पर्यटक। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन का बयान। अब तक 2000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कानपुर और मुंबई से आग के तांडव की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन अब अमृतसर के मजीठा रोड दवा फैक्ट्री में आग लग गई है। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स नाम की एक फैक्ट्री थी जिसमें आग लगी। और साथ ही आपको बता दें कि इस फैक्ट्री में 1600 कर्मी काम करते हैं। हादसे में 4 लोगों की मौत। फायर ब्रिगेड ने हालांकि आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह अभी तक नहीं पता लग पाई है, लेकिन अमृतसर के मजीठा रोड पर यह दवा फैक्ट्री बनी हुई थी जिसमें आग लगी। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया था। क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स नाम की ये फैक्ट्री थी जिसमें ये आग लगी। साथ ही आपको बताएं कि इस फैक्ट्री में 1600 कर्मी काम करते हैं, लेकिन हादसे में 4 लोग इस आग की चपेट में आ गए। तो फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची हुई थी। दवा फैक्ट्री है, मजीठा रोड पर स्थित है, जिसमें ये आग लगी है। 1600 कर्मी इसमें काम करते हैं। आपको बताएं क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स नाम है इस फैक्ट्री का जिसमें ये आग लगी है। देखिए अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आग की लपटें इस दवा फैक्ट्री में।
काले धुएं का गुब्बार भी आप देख सकते हैं। 4 लोग इस आग की चपेट में आ गए और अपनी जान गंवा बैठे हैं। हालांकि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। आप देखिए कितना काले धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं फैक्ट्री से निकलता हुआ। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अमृतसर की तस्वीर, मुंबई की तस्वीर और देखिए कानपुर की तस्वीर। तीनों ही जगह आग का तांडव देखने को मिला। देखिए अमृतसर में दवा फैक्ट्री में आग, 7 की मौत। वहीं मुंबई में 7 मंजिला इमारत थी और आप देखिए वहां पर भी 7 की मौत हुई है। तीसरी कपड़ा फैक्ट्री कानपुर में, जहां पर आग की लपटें आप देख सकते हैं साफ तौर पर। तो ये 3 जगह हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज आग का तांडव देखने को मिला। और अब वक्त हमारे स्पेशल सेगमेंट का है, जिसके लिए आपको सीधा लिए चलेंगे मेरी सहयोगी दीपा के पास। बिल्कुल हर्षा, देखिए आप सांसद संजय सिंह के लिए आज का दिन बहुत बड़ा होने वाला है। बड़ा इसलिए क्योंकि ईडी के सवालों से सामना संजय सिंह का होगा और जो सवाल संजय सिंह से दागेगी ईडी, उसकी पूरी फहरिस्त तैयार हो चुकी है। और ऐसे में आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिन संजय सिंह के लिए मुश्किल भरे होने वाले हैं। देखिए इसी पर ये रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जब से गिरफ्तार हुए हैं, देश की सियासी हवा बदल गई। आक्रोश में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी पर संजय सिंह को फंसाने का इल्जाम लगा दिया। अब एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी अपने सांसद के समर्थन में खड़ी है, तो दूसरी तरफ संजय सिंह की मुश्किलें और बढ़ गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को 5 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। अब अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होनी है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को ईडी रिमांड में भेजने के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने कई अहम निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट ने आदेश में कहा कि सुराग का पता लगाने के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ जरूरी है। इसके अलावा विवेक त्यागी और सर्वेश मिश्रा और दूसरे आरोपियों से सामना कराने के लिए पूछताछ अहम है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पूछताछ सीसीटीवी वाले किसी स्थान पर हो और रिपोर्ट को सुरक्षित रखा जाए। साथ ही 48 घंटे में एक बार संजय सिंह की मेडिकल जाँच के लिए भी निर्देश दिए हैं। अब कोर्ट ने संजय सिंह को अपने वकील से मिलने की भी इजाजत दी है। संजय सिंह के वकील डॉक्टर फारूक खान, प्रकाश प्रियदर्शी और मोहम्मद इरशाद रोजाना शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच आधे घंटे के लिए मुलाकात कर सकेंगे। वकीलों की मुलाकात के दौरान ईडी के अधिकारी उनकी बातचीत नहीं सुनेंगे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश के मुताबिक पत्नी अनीता सिंह और पिता दिनेश सिंह भी संजय सिंह से मुलाकात कर सकेंगे। वैसे तो आबकारी नीति घोटाले के तार कहां तक फैले हैं, इसके खुलासे के लिए अब ईडी ने संजय सिंह से पूछताछ के लिए सवाल भी तैयार किए हैं। संजय सिंह से पूछताछ की जाएगी कि आप दिनेश अरोड़ा को कैसे जानते हैं, दिनेश अरोड़ा से आपकी पहली मुलाकात कब और कहां हुई थी, क्या आपके साथ दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा की कोई मीटिंग आपके सरकारी घर पर हुई थी, अगर बैठक हुई तो ये मीटिंग कब हुई थी और क्यों हुई थी, इस बैठक में और कौन कौन शामिल थे, सर्वेश मिश्रा कौन है, क्या आपका स्टाफ मेंबर है, आपके साथ कब से जुड़ा हुआ है, क्या आपने दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया से मिलवाया था, क्या आपके रेस्टोरेंट मालिकों से पैसा इकट्ठा करने के लिए दिनेश अरोड़ा को कहा था और क्या आपके कहने पर 82 लाख रुपए का चेक दिया था, क्या आपने अपने स्टाफ मेंबर सर्वेश मिश्रा को दिनेश अरोड़ा से 1 करोड़ रुपए लेने के लिए कहा था, अमित अरोड़ा की पीतमपुरा स्थित शराब की दुकान को औखला ट्रांसफर कराने में आपकी भूमिका थी, क्या आपने उसकी मदद की थी, क्या दिनेश अरोड़ा ने आप तक 2 करोड़ रुपए पहुंचाए थे, क्या ये पैसा आपके घर पर दिया गया था, जब पैसा दिया जा रहा था तो उस वक्त आप कहां थे, क्या सर्वेश मिश्रा के दिनेश अरोड़ा से पैसा लेने की जानकारी आपको थी, एक्साइज पॉलिसी की ड्राफ्टिंग में आपकी क्या भूमिका थी, क्या आपने दिनेश और अमित अरोड़ा की अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात कराई थी। अब ईडी के ये ऐसे सवाल है जिनके जवाब देने के बाद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि रिमांड कॉपी के मुताबिक संजय सिंह आबकारी घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर शामिल है और साल 2017 से संजय सिंह दिनेश अरोड़ा के संपर्क में थे। और इतना ही नहीं, दोनों की सीडीआर भी इनके दोनों के बीच संबंधों की तस्दीक करती है। विवेक त्यागी, अजित त्यागी और सर्वेश मिश्रा, जो कि संजय सिंह के स्टाफ से है, ये तीनों भी दिनेश अरोड़ा के लगातार संपर्क में थे। आबकारी घोटाले में दिनेश अरोड़ा के इकट्ठा किए गए 3 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रुपए संजय सिंह तक पहुंचे। ये पैसा विजय नायर के कहने पर दिनेश अरोड़ा ने अगस्त 2021 से अक्टूबर 2021 तक इकट्ठा किया था।
रिमांड कॉपी के मुताबिक 1 करोड़ रुपए संजय सिंह के करीबी स्टाफ सर्वेश मिश्रा को दिया गया था। दरअसल संजय सिंह की मुश्किलों को बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ है दिल्ली के सबसे बड़े कारोबारियों में शामिल दिनेश अरोड़ा का। दिनेश अरोड़ा दिल्ली के बड़े कारोबारियों में शामिल है। 2009 में वो होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से जुड़ा और इस वक्त दिल्ली में उसका कई रेस्टोरेंट चलते हैं। साल 2018 में अरोड़ा ने ईस्ट मेल कलर रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में उसका नाम इतना बड़ा है कि दिल्ली के लगभग हर बड़े बाजार में उसके कैफे और रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। रेस्टोरेंट के अलावा भी दिनेश अरोड़ा कई बिजनेसेस चलाता है। साल 2020 में कोरोना के वक्त लोगों में राशन बांटकर दिनेश अरोड़ा चर्चा में आ गया था, लेकिन अब वो लोगों में खाना और राशन बांटकर वाहवाही लूट रहा था। उसी वक्त वो भ्रष्टाचार की नई कहानी लिख रहा था। मई 2020 में दिल्ली सरकार विधानसभा में जो नई शराब नीति लेकर आई थी, सूत्रों का दावा है कि नई शराब नीति के लागू करने में भी दिनेश अरोड़ा की दखल थी। जुलाई 2022 में उपराज्यपाल ने नई शराब नीति की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया। 23 अगस्त 2022 को ईडी ने भी केस रजिस्टर कर लिया, जिसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। दिनेश अरोड़ा से पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह के करीबियों के घर पे भी छापेमारी की। इसी के बाद शराब नीति घोटाले में ईडी अदालत पहुंची थी, जिसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन हुआ। हालांकि संजय सिंह के वकील की कुछ और भी दलीलें हैं। जो व्यक्ति इनका अभियुक्त पहले था, फिर उसके बाद उनके कई एक बयान हुए, फिर इनका ये अप्रूवर बना, फिर उनको इन्होंने बेल दिलवाई और उसके बाद जो है संजय सिंह के खिलाफ बयान लिया है। तो अगर सीरीज ऑफ इवेंट देखें तो उससे साफ साबित होता है कि संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं निकल के आया। किसी व्यक्ति के बयान पे जो कि क्रेडिबल एविडेंस नहीं कंसीडर किया जा सकता, उनके बयान के आधार पे इनको अरेस्ट किया गया था। पहले मनीष सिसोदिया और फिर संजय सिंह पर एक्शन के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि अगला नंबर किसका होगा। तो बीजेपी के नेता और कभी केजरीवाल के करीबी रहे कपिल मिश्रा अपने पुराने बॉस का नाम खुलेआम ले रहे हैं। मनीष जेल में, सतेंद्र जेल में, संजय सिंह भी अब तिहाड़ी हो जाएंगे और अरविंद केजरीवाल बहुत दिन तक बच नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर विजय नायर ने चोरी की, मनीष सिसोदिया ने चोरी की, संजय सिंह ने चोरी की, तो केजरीवाल की मर्जी के बगैर तो संभव नहीं है इतनी बड़ी चोरी। जो पाप उन्होंने किए हैं दिल्ली की जनता के साथ, दिल्ली की माताओं के साथ, बहनों के साथ, शराब बांटकर, ठेके खुलवाकर, उस पाप से बच नहीं पाएंगे। उसका न्याय निश्चित है। संजय सिंह की गिरफ्तारी इस पूरे शराब घोटाले में सीधा सीधा ये बताता है कि अभी ये आंच सिर्फ संजय सिंह तक ही नहीं रहेगी या मनीष सिसोदिया या सतेंद्र जैन तक। ये पक्का इनका सरगना अरविंद केजरीवाल ही दिखते हैं और ये आंच उन तक जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले के केस में पहले ही जांच के दायरे में आ चुके हैं। अब ऐसे में सवाल फिर उठ खड़ा हुआ कि क्या शराब घोटाले केस में अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है।